Hello friends, once again we are connected with Social Science Aptitude Learning where we have discussed about the third part of your the Indian Constitution of Civics or Socio-Political Life 3 of class 8. We have already discussed about more content regarding the particular chapter in our previous discussion classes. And today we are going to learn about some more factual points and some of the important content of your Indian Constitution. पिछले क्लासेस में हमने कई सारे महत्वपूर्ण चीजों को चर्चा किया है। आज की क्लास में ऐसे ही कुछ आपके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको और डिस्कशन करेंगे, जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो आपका है सेकुलरिज्म के ऊपर। हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन किया था, सबसे पहले क्या आया था आपका जो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लासेस के अंदर डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, और अभी आ रहे हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो है आपका कौन सा, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो सेकुलरिज्म क्या होता है इस चीज के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और क्या इसके साथ जुड़ा हुआ आपका महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको भी चर्चा करते हैं। तो बेसिकली सेकुलरिज्म इज नथिंग बट the ideology of spreading tolerance towards all religion। ठीक है, टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन मतलब हर धर्म को मारने का जो सॉरी हर धर्म को जो मानने का जो आपका एक प्रकार का भावनाएं हैं, उस भावनाओं के तरफ पे आपका सेकुलरिज्म आया। और आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, जब आपका ये संविधान बनाता है तो शुरुआत में संविधान के जो प्रियम्बल्स के अंदर सेकुलर वाला वर्ड नहीं जुड़ा था। आप लोगों को पता होगा प्रियम्बल के अंदर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरेन सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लिखा है ना उसके अंदर, ट्रिपल एस डी आर करके उसका एक फॉर्मूला है। तो उसके अंदर शुरुआत में सेकुलर नहीं जुड़ा था, बट बाद में 1975-76 में जब आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको बोला जाता है आपका सूक्ष्म संविधान में, तो उसमें कई सारे चीजों का बदलाव किया गया आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय पे। तो उस समय पे इस पर्टिकुलर सेकुलर वर्ड को कनेक्ट किया गया है और आपका क्या कहते हैं प्रियम्बल के अंदर भी इसको जो है डाला गया। तो अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे क्या है सेकुलरिज्म। A secular state is one in which the state doesn't officially promote any one religion as the state religion। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जो सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी धर्म को आप महत्व नहीं दोगे, इसका मतलब हर धर्म को महत्व दोगे। और इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप अरबियन कंट्रीज में जाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं, जैसे इराक, ईरान है, आपके संयुक्त राष्ट्र अरब है, आपका यूएई जिसको बोलते हैं आप लोग, कतार है, ठीक है नहीं, जैसे गल्फ कंट्रीज है, और जैसे टर्की है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो वहां पर उनका नेशनल रिलीजन आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि वहां पर दूसरे रिलीजन के लोग नहीं रहते, बट दे हैव देयर नेशनल रिलीजन। बट भारत जो है अपने संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, तो अपना संविधान उसको क्या बोलता है कि धर्मनिरपेक्ष को फॉलो करो। और धर्मनिरपेक्ष तब फॉलो किया जा सकता है जब आप किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म नहीं बनाओ। ठीक है, एंड एवरी रिलीजन हैज बीन ट्रीटेड द इक्वल रेस्पॉन्स, हर एक धर्म को एक जैसा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर और आपके एक्स्ट्रा चीजें उनको जानने की कोशिश करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल in laying out the ideals that we would like to all the citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change in the constitutive rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity।
जैसे आपकी किताब के अंदर एक कहानी दे रखा है गेम्स खेलने वाला फुटबॉल का, वहां पर जो गर्ल्स है उनके लिए प्रिविलेज नहीं होता, बॉयज बोलते हैं फुटबॉल खेलेंगे, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी को लेके चलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट आपको पॉपुलेशन स्ट्रेंथ मिलेंगे। इसका मतलब नहीं है कि एक मेजोरिटी पॉपुलेशन है तो दे हैव टू प्रिविलेज द ऑल द अपॉर्चुनिटीज एंड द फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार हर एक के पास, हर एक धर्म के पास। जब सरकार को चुनते वक्त तो कोई धर्म की बात किया नहीं जाता, तो सरकार क्यों धर्म के ऊपर देख, क्योंकि सरकार ही देश चलाता है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत संविधान ने कई सारे बदलाव किए गए हैं, और उस बदलाव के तहत क्या है, अगर आप देखोगे कोई भी जो है मूलभूत धर्म को या कोई भी प्रिंसिपल या फंडामेंटल रिलीजन को भारत का क्या है, नेशनल रिलीजन के रूप में आपका नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी। हर एक धर्म को एक जैसा ट्रीट किया गया है, और संविधान भी ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जो है हर एक धर्म को एक समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा या फिर उनको देखेगा। ठीक है, और इस चीज के ऊपर कई सारे आपके बदलाव आए हैं, कई सारे आपके चेंजेस हुए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर आपका चर्चा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये जो पहला वाला पार्ट था आपका सेकुलरिज्म, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ। और क्या है, often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country। अगर आप संविधान में इससे जुड़े हुए चीज को बदलाव करते हैं तो आप सोच के चलिए कि बहुत ही बड़ा बदलाव इसके साथ हो जाएगा। और धर्म एक छोटा मैटर नहीं होता, एक छोटा विषय वस्तु नहीं होता, धर्म एक बहुत ही बड़ा विषय वस्तु होता है। जो धर्म क्या, लोगों का आस्था है, लोगों के डिवोशन के ऊपर, भक्ति के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर, लोगों के सिद्धांत के ऊपर है। उसमें हम किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ आस्था है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ पर आपका श्रद्धा है, और जहाँ पर श्रद्धा है तो वहाँ पर आपका समर्पण है, और जहाँ समर्पण है तो जो संपूर्ण रूप में आपका व्यक्तिगत जो जीवन को है, आप उस चीज के ऊपर झोंक देते हो। तो इसलिए ये कोई छोटा इशू नहीं है जिस छोटे इशू के ऊपर आप इसको चर्चा कर सकें। और क्या है, we saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। और इस चीज को हम बहुत बेहतरीन तरीके से नेपाल वाले केस में क्या है डिस्कशन कर सकते हैं। 1995-96 में कुछ दूसरा इशू था, 2006 में जब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना तब कुछ इसका दूसरा जो नजरिया था, और 2015 में जब इसके अंदर संपूर्ण रूप में एक नया संविधान बना तो कई सारे बदलाव आ गए उसके अंदर, खास करके धर्म के ऊपर भी आए। और क्या चीज था आप देख सकते हैं, द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व complicated ideas that are often not easy to grasp। तो ये इतना सहज नहीं है कि संविधान के अंदर हम जिस चीज को बोल रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं, वो इतना सरल तरीके से जो एक सामाजिक जीवन के अंदर आपका क्या करे, नाम काम करे। क्योंकि धर्म एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है जिसको हर तरफ से सोचना और उसके ऊपर जो निर्धारित नीति नियम बनाना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा चूक हुआ तो सांप्रदायिक दंगे होने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, और सांप्रदायिक दंगा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर जानो माल का नुकसान होगा। इसके कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जो आपके बीते हुए दिनों में घटा है, और रोजमर्रा हर एक इलाके के अंदर अब के विश्व में चल ही रहा, भारत में भी कई सारे इलाके के अंदर भी इन सब चीजों का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सूझबूझ के साथ सरकार इस चीज के ऊपर अपना क्या है नजरिया रखना चाहिए। और क्या है, अबाउट दिस फॉर द मूवमेंट, इसके बारे में क्या थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ अपना सोच विचार रखें। और क्या है, इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand the more substantively what they mean। और इसी चीज से जुड़ा हुआ आप संविधान में बहुत सारी चीजों के बारे में आने वाले अपने हायर क्लासेस में, चाहे आपके धर्म से जुड़ा हुआ हो चाहे कोई दूसरे विषय से जुड़ा हुआ, उस चीज के बारे में जानकारी ले सकते। तो ये था आपका सेकुलर चीजों के ऊपर आपका एक जानकारी, जिस चीज को क्या है हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में। अब आ रहे हैं
आपका जो चौथा वाला इसके ऊपर पॉइंट वो क्या है आपका सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इस चीज को हम लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपका संसद, उसके बाद आपका कार्यपालिका, उसके बाद आपका न्यायपालिका है, तीनों ऐसे अभिन्न अंग है, अभिन्न है, ठीक है, इनसेपरेबल ऑर्गन से इनसेपरेबल पार्ट है, जिसके द्वारा आपका सरकार शासन एक को भी हटा दे नहीं कर सकता। These three organs are very very important for the smooth running of government। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम लोगों ने जो पहले क्लास में चर्चा किया था, और इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन there are three organs of government, these are legislature, executive and judiciary। ठीक है, तो आपका क्या है, एक तो संसद है, दूसरा आपका कार्यपालिका है, और एक आपका न्यायपालिका। तो संसद या फिर जिसको आपको विधान पालिका बोला जाता है, वो क्या होता है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब विधान पालिका आपका वो है जहां पर आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाके आपका क्या है सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या है, इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल सिविल सर्वेंट्स जिनको आप बोलते हैं, who are responsible for the implementing laws and running the government। ठीक है, जिनका काम बनता है सरकार के द्वारा जो नियम कानून बने उस कानून को जारी करवाना, लागू करवाना और उसके ऊपर काम करवाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी आपका क्लास 6 के नया सिलेबस आपके हिसाब से किताबें आ रहे हैं। तो अभी जो क्लास 6 के अंदर एनसीईआरटी में सीबीएसई के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पुरानी किताब को पढ़ रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देयर शुड बी ए रिवाइज्ड पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक विथ रेस्पेक्ट टू क्लास 3, क्लास 6 एंड क्लास 9। तो जब ये किताब आपके बन के पब्लिकेशन होके आ जाएंगे मार्केट में, तब इस्तेमाल करके पढ़ेंगे। तो ये जो था लॉ, ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपना बना दिया, बट इस चीज को आपका यहाँ तक पहुंचा कैसे, मैं आपके साथ चर्चा कैसे कर रहा हूँ, स्कूल में इसके ऊपर चर्चा कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं सरकार के द्वारा बनाए हुआ नीति नियम को क्या करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल, डॉक्यूमेंटेशन, मेमोरेंडम्स या ऑफिशियल लेटर के द्वारा जो आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उसमें सर्कुलर के माध्यम पे भेजते हैं, जैसे एक प्रकार का सूचना होता है, और उस सर्कुलर को रिसिप्ट करने के बाद अपना अपना राज्य स्तर में, प्रोविंशियल लेवल में या डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल में सरकार आपका उस हिसाब से काम करता है और हमें भी जानकारी मिलता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव और आपका कार्यपालिका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जुडिशियरी। The judiciary refers to the system of courts in this country in order to prevent the misuse of power by any one branch of government। The constitution says that each of these organs should exercise different powers। ठीक है, तो जो न्यायपालिका है वो एक प्रकार का ऐसा संस्था है जहां पर आपके न्यायालय है जिनको आप कोर्ट्स बोलते हैं और सारा आपके देश के अंदर, और जो क्या करते हैं एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और उस ऑर्डर के तहत कोई भी अपना क्षमता का गलत इस्तेमाल ना कर रहा उसके ऊपर रोक लगा सकता है, चाहे वो सर्वोच्च सरकार में आपका केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य स्तर में राज्य सरकार हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर में आपका जिला सरकार हो। तो किसी को अपना मनमानी, किसी को अपना क्षमता का जो गलत इस्तेमाल उपयोग करने से रोकने के लिए संविधान और भारत का संविधान न्यायपालिका का एक प्राविधान रखा हुआ है, और इसी प्राविधान के तहत हर एक चीज को क्या है आपका न्यायपालिका सोच विचार और सूझबूझ के साथ क्या करेगा, अपना विचार विमर्श देगा। ठीक है, तो इससे और क्या चीज आता है, through this each organ acts as check on the other organs of government and this ensures the balance of power between all three। इससे क्या होता है, जो थ्री टायर गवर्नमेंट है आपका, सेंटर, स्टेट और लोकल, तो उसमें हर स्तर में जो सरकार है वो अपना सटीक रूप में अपना क्षमता के दायरे के अंदर होते हुए
सारे काम को कर पाए, उस चीज के ऊपर जो है दिक में नजर रखता है आपका कौन सा, न्यायपालिका। So these are the three important organs of the government that has been privileged in your constitution, and they have act according which are needed for the smooth running of इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों का अपना अलग अलग है, और कारण क्या है, तीनों का मकसद और काम ये है कि तीनों अपने हद में रह के देश को एक सुचारू रूप में शासन देने वाला काम। ठीक, तो ये था सेपरेशन ऑफ पावर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में। ठीक है, अब इस सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आपने तीन ऑर्गन्स बताए, एक आपका हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशियरी, क्या इसके कोई एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल है, इसके एग्जांपल्स को आप लोगों को मैं दर्शा के बता देता हूँ। ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे, जैसे आप सबसे पहले देखोगे आपका आता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के अंदर अगर आप सेंटर में देखोगे, जिसको आपका यूनियन गवर्नमेंट हम मान रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आपका क्या रहेगा, इसके अंदर सबसे पहले आएंगे प्राइम मिनिस्टर। क्या आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड मेंबर है एंड हेड ऑफ द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी। जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा आपका बहुमत मिला हो, उसका लीडर होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गया आपका कौन सा ना, लेजिस्लेचर के पार्ट। तो उस लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, आपका लोकसभा। और भी है इसके साथ एक राज्यसभा, बट राज्यसभा क्या है आपका परमानेंट है, फिक्स है। इसके अंदर क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते हैं, और लोकसभा के अंदर क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। इतना फर्क है दोनों में। जैसे आगे वाले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा हम लोगों को जानकारी होगी। पीएम आगे, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे क्या आएगा आपका, यूनियन मिनिस्टर्स, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, होम मिनिस्टर आ जाएगा। उसके बाद फिनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, आप अगर देखोगे ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपके लेजिस्लेचर के अंदर, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये तो आपका सेंटर के अंदर हुआ। ठीक है, अब अगर देखोगे आप स्टेट के अंदर, तो स्टेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आपको क्या है जुड़ा हुआ। ठीक है, स्टेट के अंदर भी आपको मिलेंगे। जैसे मान के चलिए आप कि आपका स्टेट गवर्नमेंट आ रही है, तो बहुत ही पतला है रे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप क्या बोलते हैं, विधानसभा। इसके अंदर कौन होगा आपका, इसके अंदर आपका चीफ मिनिस्टर होंगे, ये भी एक इलेक्टेड मेंबर है। उसके बाद उनका सेम आपका मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आ गए, लेजिस्लेटिव के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर। सेम अगर आप देखोगे म्यूनिसिपैलिटी और आपका पंचायत राज सिस्टम के अंदर, तो उनमें भी आपको इलेक्टेड मेंबर्स ही मिलेंगे, इनके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स। ठीक है, तो ये था कौन सा आपका, ये था आपका लेजिस्लेटिव वाला पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अब आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट के ऊपर। तो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट भी बहुत ही ईजी है, आपको पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट भी बहुत ईजी है। जैसे एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कौन सा ना, जैसे आपके सेंटर के अंदर जिसको हम बोलते हैं आईएएस अफसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर। ठीक है, आईएपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इस प्रकार के जो आपको महकमे मिलते हैं, जो आपको ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज मिलते हैं, प्रोफेशनल मिलते हैं, तीन को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ये सरकार के अंडर में काम करते हैं, सरकार के तरह बने हुए नियम कानून को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराना और फॉलो कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सेंटर के अंदर। सेम अगर आप देखोगे स्टेट के अंदर, अगर हम चलेंगे तो स्टेट के अंदर भी आपको सेम चीजें हर एक स्टेट के अंदर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, WB सर्विस, वेस्ट बंगाल। सेम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हर एक का अपना अपना है। तो ये सारे क्या करते हैं, सरकार के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए इनका ग्रुप होता है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले में, कौन सा आपका जुडिशियल। ठीक है, न्यायपालिका। तो जैसे सेंटर है वैसे स्टेट है। सेंटर के अंदर आपको पता है इकलौता एक ही है, क्या नाम है उसका, सुप्रीम कोर्ट, जिसको अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाना, सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर एक ही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद स्टेट के अंदर आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हाई कोर्ट्स। अब भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित अंचल है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो कायदे से कितना होना चाहिए आपका, 28 और 8 36, बट इतना है। आपके टोटल कितने हैं हाई कोर्ट्स, 25। ठीक, 25 हाई कोर्ट्स है। इसलिए है कि कुछ राज्य मिलके एक एक हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट आपका हरियाणा के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है। तो तीनों एक में निपट गए। सब नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपका गुवाहाटी के अंदर जो हाई कोर्ट है, लगभग आपका वो 5 स्टेट को कवर कर लेता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी। त्रिपुरा और मेघालय जो है ये वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो तीन उधर निपट गए। तो उसी हिसाब से आप देखोगे कि आपको टोटल 25 हाई कोर्ट मिलेंगे, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से न्यायपालिका। सेम आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिनको सेशन कोर्ट भी बोला जाता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जितने भी स्टेट के अंदर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना। ठीक है, तो ये था आपका न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट which are responsible for the smooth function of administration। ठीक है, लेजिस्लेटिव, उसके बाद आपका जुडिशियरी, सॉरी लेजिस्लेटिव, उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशियरी। अब आते सबसे लास्ट वाला जो छठा नंबर वाला आपका फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको आपको क्या बोला जाता है, जिसको आपका बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। और भी बहुत सारे हैं, उनको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, द बेसिक राइट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। भारत के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक है, जितने भी व्यक्ति विशेष है, उनको जीने के लिए, उनको अपना यहाँ पर जो सर्वाइवल के लिए जो एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जो फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, वो भी संविधान के अंदर एक प्राविधान में आता है, प्रोविजन के अंदर आता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर फंडामेंटल राइट्स। एंड इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जिस्टिंग ऑफ, क्या कहते हैं, पीपल इन ए पर्टिकुलर कंट्री। क्या है इसके अंदर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो ये जो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये आ गया आपका कौन सा ना, फंडामेंटल राइट्स। और टोटल फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे संविधान के अंदर 6 है। बट जब संविधान बना था, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे आपके 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
7 फंडामेंटल राइट्स थे। कैसे था, क्या था, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में हम आते हैं किसके अंदर, जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे। तो सबसे पहले आपका आता है पहला वाला फंडामेंटल कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, जिसमें 5 आपके आर्टिकल, ठीक है, जिसमें 5 आर्टिकल। नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कितना है, ये है 19 से लेके 22 तक। इसके अंदर टोटल आपके 4 फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्या आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उत्पीड़ना का ऊपर आपका अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके अंदर कितना है आपका, इसके अंदर 2 है आपका, कौन सा, 23 और 24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसके अंदर कितना है, इसके अंदर भी आपके 4 है फंडामेंटल राइट्स, 25 से लेके 28 तक, ठीक है, 25, 26, 27, 28, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कितने हैं, इसके अंदर भी आपके 2, ठीक है, 29 और 30, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, एक था राइट टू प्रॉपर्टी, पता होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, ये था आपका आर्टिकल 31 के अंदर। उसके बाद सबसे लास्ट में था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसके अंदर में कितना है, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 30। तो हमें क्या पता चला कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं। आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से शुरू होता है और एंड होता है आपका 32 में, ठीक है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, और उसके बाद ये है 1 और ये है 1। तो टोटल कितने हो गए, 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17 और 17 2 19। टोटल 19 फंडामेंटल जरी आर्टिकल्स जो है आपके किसके साथ एसोसिएट है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। और जैसे मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया हुआ है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि टोटल आज की डेट में आपका कितने फंडामेंटल राइट्स, 6 है। आप बोलोगे फिर गायब कौन सा हो गया, गायब आपका ये हो गया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 1976 के अंदर संपत्ति रखने का अधिकार उसको हटा दिया गया। ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अभी क्या बन गया, ये आपका अभी लीगल राइट बन गया। ये आपका अभी आइनगत आपका अधिकार बन गया। फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप अपना संपत्ति डंप करते जाओगे। आप एक मुंशी का नौकरी कर रहे हो, पीएन का नौकरी कर रहे हो, कई करोड़ रुपए का संपत्ति आप नहीं रख सकते। आपका तनख्वाह जितना बोलता है आप उतना अपना संपत्ति रख सकते हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आए दिन कई ईडी जो एनफोर्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, और भी आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो है वो छापा मारते हैं, कई करोड़ों करोड़ों रुपए संपत्ति प्लॉट आपके गहने इनको पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो इसी तहत पकड़ते हैं, क्योंकि वो लीगल राइट है। आपका जितना है लीगली रखने का, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। हाँ, पहले जैसे चलता था राइट टू प्रॉपर्टी, तो आप जितना इच्छा उतना रख सकते थे, आपका वो मौलिक अधिकार के अंदर वो हटा दिया। तो अब ये क्या बन गया, इस आर्टिकल को हटा के आपका क्या बना दिया गया, 300A, को पता होना चाहिए। 300A के अंदर आपका क्या आ रहा है, लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द 6 फंडामेंटल ड्यूटी एक्सक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कशन किया है। उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आए। तो अब इसको और ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आते हैं किसके ऊपर आपका ना,
राइट टू इक्वलिटी, जहां पर ये बताया कि ऑल पर्सन्स आर equal before the law. This means that all the persons shall be equally protected by the law of the country. आइन के सामने एक समान सभी को अधिकार मिलेगा, किसी को साथ क्या है आपका आइन के बेखिलाफ होके आपका क्या है निष्पत्ति नहीं दिया जाएगा। क्या है इसके अंदर? और इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द रिलीजन, कास्ट और सेक्स। ठीक है ना, लिंग के तौर पे या जाति के तौर पे या धर्म के तौर पे उनको, या जो हम जेंडर बेसिस में बोलते हैं उस बेसिस पे कहीं भी उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स एंड शॉप एक्सेट्रा। जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करके आए, कोई भी किसी भी खेल के मैदान में जाके खेल सकता है, होटल्स के अंदर जा सकता है, शॉपिंग मॉल के अंदर खरीद सकता है, वहां पर कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं। ठीक है, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practices of untouchability also been abolished. तो इसी के अंदर आप देखोगे जो आपका फंडामेंटल राइट्स 14 से लेके 18 तक रखा हुआ है, तो उसके अंदर एक आता है आर्टिकल 17, जिसके अंदर में आपका अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन कर दिया गया है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेदभाव के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, और उसके तहत में आप किसी को छुआछूत के भेदभाव में नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्या आता है, राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of country, and right to practice any profession, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। मतलब ये सारे अधिकार जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार में दिया हुआ। आपको बोलने का हक है, आपको सोच या मत व्यक्त करने का हक है, आप अपनाए के संघ बनाने का हक है, आप कहीं भी किसी जगह पर देश के अंदर घूम फिर सकते हो उसका हक है, किसी भी जगह पर आ सकते हो जा सकते हो बिना कोई रुकावट के, उसके लिए हक है। कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी जीविका को आप चुन सकते हो उसका हक है, कोई भी आप जॉब को चुन सकते हो उसका हक है, और कोई भी बिजनेस कर सकते हो उसका हक है। तो ये सारे किसके अंदर आता है आपका, राइट टू फ्रीडम के, स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्या आता है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उत्पीड़ना के ऊपर जो आपका अधिकार है, उत्पीड़ना के अगेंस्ट में। ठीक है, आपका जो है उसका अधिकार। तो उसके अंदर दो आर्टिकल है, मैंने जैसे बताया था आपका 23 और 24। इसके अंदर क्या है, पहला वाला है कि प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो पहले वाले में क्या है, इंसान का जो है बिक्री नहीं किया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बिक्री करना, जिसके अंदर क्या है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर मैन पावर के चक्कर में लोगों को माइग्रेट करा दो इलीगली, उसको बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और एक होता है फोर्स लेबर, एक को काम करने का मतलब नहीं है, बट उसका पारंपरिक उसके घर परिवार जो भी है वो कहीं डेब्ट में पड़े हुए हैं, कहीं क्या बोलते हैं उसको आपका क्या कहते हैं, आपके कर के बोझ में दबे हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जबरदस्ती लेके आप अपना फार्म हाउस में काम कराओ, आप अपना फैक्ट्री में काम कराओ, आप अपना घर में काम कराओ। तो फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23 में। और अंडर आर्टिकल 24 के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। किसी भी जगह पर 14 साल से नीचे वाला जो बच्चा अगर है, अगर वो लेबर वाला काम कर रहा है, तो आइन संगत आपका क्या है, एक इलीगल एक्शन है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आप लोग देखते हो कि कई सारे होटल्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ठीक है, कई जगह पर आप देखोगे लेबर वर्क के जगह पर छोटे बच्चे काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो उनको काम में लगा रहा है वो उनको पता होना चाहिए कि उनका एज अगर 14 ईयर से कम है तो आइन के सामने वो आपका इलीगल है और उसके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। हाँ, 14 ईयर्स के एबव है तो उसके ऊपर ये कानून आइन लागू नहीं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को अधिकार करने का, धर्म का स्वतंत्र का अधिकार। तो आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, रिलीजियन फ्रीडम is provided to all the citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate। important है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कई बार इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आया है।
आपको पता होना चाहिए अंडर दिस सेगमेंट every citizen of India has been assigned with or entitled with the right to practice मतलब पालन कर सकता है, profess धारण कर सकता है, propagate प्रचार कर सकता है किसी भी रिलीजन को। आप चाहे हिंदू से मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान से ईसाई बन सकते हो, ईसाई से सिख बन सकते हो, सिख से जैन, जैन से बौद्ध बन सकते हो, चॉइस आप है, कोई भी रुकावट नहीं होगा। आप उस धर्म के ऊपर प्रचार कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, और उस धर्म के अंदर जितने नीति नियम है उसको पालन कर सकते हो, तो इसका भी आपको अधिकार दिया जाता है। समझ में आए? तो दिस इज ऑल अबाउट द नरेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो क्या है 4 आर्टिकल के अंदर आते हैं आपको। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। जितने भी दलित होते हैं या माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक जिनको बोला जाता है, वो अपने धर्म को, अपने संस्कृति को और अपने भाषा को संरक्षित रखने के लिए इनको इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उड़ीसा के अंदर आपका सांताली कास्ट वाले हैं, मुंडा कास्ट वाले, ओराव कास्ट वाले। झारखंड के अंदर भी सेम मुंडा ओरा वाले। नॉर्थ ईस्ट वाले में चले जाओगे तो नागा है, गारो है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ट्राइबल पीपल्स आप देख रहे हैं ये माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं। इनको अधिकार है कि वो अपना क्या है, शैक्षिक अनुष्ठान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के अपने लोगों के, अपने धर्म के लोगों को पढ़ा सकते हैं और उनका संस्कृति को प्रमोट कर सकते हैं। ये अधिकार उनको दिया जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर नहीं है। दैट इज कॉल्ड योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि इसी को बोला जाता है दैट इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाबी है, ताला लग गया, खोलने के लिए चाबी कहाँ से लाओगे? यही है चाबी, 6 नंबर वाला। फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अंडर आर्टिकल 32, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा भी बोला जाता है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगर आपका किसी प्रकार का संविधान अधिकार को आपका क्या हनन किया जाता है, उसको वायलेट किया जाता है, उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उसको आपका क्या है डोमिनेट कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है, बैड कर दिया जाता है, तो उस जगह पर इस फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके, इस चाबी का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो? कोर्ट के पास उस व्यक्ति, उस संप्रदाय, उस सरकार के खिलाफ आप अपना कानूनगत क्या कर सकते हो? अ, जो है दर्ज कर सकते हो अपना अ, जो भी क्या कहते हैं उसको, अपना दुख या कष्ट जो भी है। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के अंदर आपके जो है रीट्स होते हैं, जिनको रीट्स रीट्स बोला जाता है। ठीक है, और रीड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बाद में किसी टाइम पे क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कौन सा रीड्स में क्या होगा। तो इस रीड्स के तहत क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में आपका अलग अलग तरीके से आप सरकार को, व्यक्ति को या फिर कोई भी संप्रदाय के खिलाफ में लीगल एक्शन, आइनगत कार्य अनुष्ठान कर सकते हैं। That's why the right to constitutional remedies is regarded as the soul of the constitution or key of the constitution। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। why the right to why the right to constitutional remedies is regarded as the soul of Indian constitution or key of the Indian constitution। तो यहाँ पर क्या है? This allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है, या देश या राज्य का। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए। और क्या है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, थोड़ा ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। द फंडामेंटल
The fundamental rights has been often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो संविधान बनाने वाले जो आपके मसौदा कमेटी के मेंबर्स थे, तो बनाते टाइम उन्होंने एक सोचा था कि ये कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोला जाता है? आपका हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों चीज अलग अलग है, एक अंतरात्मा है और एक आत्मा है। ठीक है। तो हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है, आपको पता है, वो काम नहीं करेगा तो डेथ है। बट कंसाइंस क्या था? अंतरात्मा, जो सोचने का क्षमता देता है आपको। तो फंडामेंटल राइट्स आपका क्या? कंसाइंस है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है, व्हाई द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिगार्डेड एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज it has been assigned with some distinct rights to all the citizens to be smoothly survive or existing in the country without any kind of restriction, any kind of uh, discrimination। ठीक है। और क्या इसके अंदर? The fundamental rights therefore protect citizens against arbitrary and absolute exercise of power of the state। arbitrary मतलब क्या होता है? निरंकुश, मतलब जो डिक्टेटोरियल एक्टिविटीज होता है। एब्सोल्यूट भी वही होता है आपका, ठीक है ना, कि लोगों को टॉर्चर देना, अपने नियम नीति कानून को बदलते रहना जो लोगों के लिए अच्छा ना हो। ठीक है। और ये बहुत सारे, मतलब लोगों के खिलाफ में, लोगों को उत्पीड़ना देने के तरीके से, लोगों को डोमिनेट करने के तरीके से, इस प्रकार का जो आप किसी प्रकार का नियम नीति कानून को चलाते हैं, अपना मनमुखी चलाते हैं, अपना मन मर्जी का चलाते हैं, आर्बिटरीली होता है, जो एब्सोल्युटली जो होता है, उन सब चीजों के ऊपर क्या है? ये प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है फंडामेंटल राइट्स। और क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। और इसी के तहत संविधान क्या है? एक प्रकार का गारंटी करता है आपको कि किसी भी व्यक्ति विशेष को देश, राज्य या कोई भी जो है वो उसके एक मौलिक चीजों को जो है, उसका जीवन को जीने के लिए उससे अलग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता उससे। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their groups। ठीक है। और इसी को चलते हुए जो दलित होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, इनके लिए तो सबसे ज्यादा ये इनका बोलते ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना, जिसके तहत देश हो गया और भी कोई आपके जो संस्था हो गया या व्यक्तिगत तौर पे इनको उत्पीड़ना नहीं दिया जा सकता। और क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। According to Dr. B.R. Ambedkar, these fundamental rights have a two-fold objective। इसके द्विस्तरीय क्या होता है? सिद्धांत है डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा, जो खास करके क्या चीज बोलना चाहता है? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। ठीक है। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि हर एक नागरिक को वो अधिकार दिया हुआ है कि वो इस मौलिक अधिकार को प्राप्त करें। क्लेम का मतलब होता है प्राप्त करें। ठीक है। दूसरा क्या होता है? सेकेंडली, Secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make law। और यही जो उनको अधिकार दिया हुआ है, जिस अधिकार के तहत उनको एक क्षमता दिया जाता है, उनको एक शक्ति दिया जाता है जिससे वो कानून बना सके। ठीक है। मतलब वही है जो इलेक्टेड मेंबर है, वो इलेक्टेड मेंबर को कौन चुनते हैं? हम चुनते हैं। तो उनका काम बनता है देश के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छे नियम कानून बनाए, जिससे देश की जनता को अच्छी तरह से अपना लाइफ बिताने के लिए आसान। ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स proposed by Dr. B.R. Ambedkar। At that time, you can write down these 2 points: claim
द फंडामेंटल राइट्स बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सेकेंड क्या है, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला आपका कौन सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका किताब के अंदर दे रखा है। डीपीएसपी बोला जाता है आपका। और डीपीएसपी ये कहाँ से लिया हुआ है, ये आपके आयरिश, ठीक है, आयरलैंड वाले सरकार से लिया हुआ है। आयरलैंड जो है आपका आयरिश गवर्नमेंट से लिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, क्या है इसके अंदर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। डीपीएसपी के अंदर, in addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy (DPSP). This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute law and policies that help reduce the poverty of the masses। मतलब सरकार कैसे अपना सरकार चलाएगा, उस सरकार को चलाने के लिए जो तरीके, जिस प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो टेक्निक्स होता है, वो आपका ये डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे आर्टिकल आपका 33 से लेके 51 तक दिया हुआ है। 33 से लेके 51 अनुच्छेद तक आपके डीपीएसपी है, जिसके अंदर सरकार कैसे सरकार चलाएगा उसके ऊपर दिया हुआ है, उस प्राविधान के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आता है आपका व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। The directive principle of state policy in text in India refers to the set of guidelines or principles contained in the Indian Constitution. They denote the ideas that government in India, both central as well as state, should keep in mind while formulating policies and enacting laws। और लास्ट वाला क्या है, दिस constitute a very comprehensive socio-economic political program that would aid in achieving socio-economic justice, setting the foundation for a modern and welfare state। ठीक है, तो एक मॉडर्न मतलब आधुनिक और लोगों के हितकारी एक देश बनाने के लिए जो भी नीति नियम कानून चाहिए, वो आपका इसी डीपीएसपी के अंदर लिपिबद्ध। ठीक है, और ये डीपीएसपी के अंदर ये सारे प्रोविजंस आपके दिए हुए हैं, क्या क्या चीज होना चाहिए। ये किताब के अंदर है नहीं, ये एक्स्ट्रा नोट है। इस एक्स्ट्रा नोट को आप लोग अपना क्या है इसके अंदर पढ़ सकते हो। और ये बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो आपके टोटल 22 पार्ट है संविधान के अंदर, और किस पार्ट के अंदर क्या क्या आपके फंडामेंटल, क्या क्या आपके सॉरी आर्टिकल्स है, वो भी यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपके जितने शेड्यूल्स है, ठीक है ना, उस शेड्यूल के अंदर कितने कितने और कौन सा आर्टिकल्स आता है वो भी यहाँ पर आपका मेंशन कर रखा है। ये भी आप अपने नोट्स के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका बेसिक के अंदर था सारी चीजें। अब आते हैं हम सबसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर, जो आपके चैप्टर के एंड में कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर एक मोटिवेशनल लिंक के साथ आज की क्लास हम खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स द एनर्जी यू डू इट विथ। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट यू डू, ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप उस चीज को कैसे कर रहे हैं। ये वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो आपसे ये करवा रहा है। मतलब ये आपका अंदरूनी एनर्जी हो सकता है, अंदरूनी ऊर्जा हो सकता है, आपके दिमाग की ऊर्जा हो सकता है, जो आपको कोई भी काम करने में आपको सक्षम रूप में एक गाइडेंस देता है, एक आपको स्ट्रेंथ देता है, एक मोटिवेशन देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, सो दैट यू कैन accomplish any task that has been assigned to you। as a student your task is to study, as a professional your task is to accomplish all the work that has been given by the authority or the institution। तो जैसे जैसे जो भी चीजें हैं वो आपके जो शारीरिक तौर पे जो ऊर्जा है आपका, वो आपको देता है, मदद करता है आपको इस काम करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका ये जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला था, सोशियो एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 वाला, उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। अगले क्लास में मिलेंगे आपके एक दूसरा लेसन दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू कीप ज्वाइनिंग इन दिस क्लास।